दे रहे हैं। जेईई मेंस के अलावा और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म अभी आपके आएंगे, जैसे आपका वीआईटी वेल्लोर का फॉर्म आ गया। इसके अलावा आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस आपका क्या रहता है, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार साल 2024 में पेपर में बैठने जा रहे हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, जेईई मेंस के अलावा जो भी आप देना चाहते हैं, जैसे बिट सेट का होगा, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का होगा, उसके बाद एसआरएम है, उसके बाद कलिंगा है, उसके अलावा आपके बहुत सारे एमएससीटी है, डब्ल्यूबीजेई है, कॉमेट के है, इसके अलावा आपके बहुत सारे स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। इसके अलावा जो आपकी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं, जितने भी आप एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर। आज के वीडियो में बात करेंगे हम लोग जेईई मेंस साल 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साल 2024 में जेईई मेंस की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, उनके लिए जानना जरूरी होता है कि आप जब एग्जाम दे देंगे जनवरी वाला, उसके बाद आपका परसेंटाइल आएगा। परसेंटाइल आने के बाद जब आपका अप्रैल वाला एग्जाम आप जब देंगे और दोनों परसेंटाइल को जब कंपेयर किया जाएगा तो उसमें से जो बेस्ट परसेंटाइल होगा उससे बनेगा आपका ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक आने के साथ ही बच्चों को कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि हम अपनी ऑल इंडिया रैंक को यूज करके कैसे बेस्ट कॉलेज में जा सकते हैं। अब ये बेस्ट कॉलेज, ड्रीम कॉलेज, अच्छा ब्रांच, अच्छा कॉलेज, ये बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहते हैं। इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग पिछले 3 साल से लगातार द मेंटर चैनल के माध्यम से आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि आने वाले अपडेटेड वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई मेंस साल 2024 में जितने भी बच्चे बैठने जा रहे हैं, मतलब कि पेपर देने जा रहे हैं, उनका एक कंफ्यूजन है कि भाई आपका जो 75% का जो क्राइटेरिया एज इट इज लागू किया गया है, ये 75 और 65 अगर आपका कैटेगरी में है तो आप जेईई मेंस की परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं क्या? ये बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों के जो है डाउट्स, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो 75% का क्राइटेरिया कोई जेईई मेंस के पेपर में बैठने के लिए लागू नहीं किया गया है। जेईई मेंस के पेपर में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। अगर किसी बच्चे ने 2022 में 12th किया है, अगर किसी बच्चे ने 2023 में 12th किया है, 2021 में जो 12th किए वो बच्चे हैं वो एलिजिबल नहीं है। 2022-2023 के बच्चे एलिजिबल होंगे जेईई मेंस 2024 के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो 2022 में आपने किया है या 2023 में किया है, इसमें अगर आपका मान लीजिए 70% है, किसी बच्चे का 65% है, या किसी बच्चे का मान लीजिए 55% है, कोई भी परसेंट अगर आपका 12th में आ रहा है तो आपको ये देखना होगा कि आपका 75% अगर है, या आप अगर अपने बोर्ड की टॉप 20 परसेंटाइल में आ रहे हैं, तो फिर आप इंडिया के जो नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज हैं उनके लिए एलिजिबल होंगे काउंसलिंग करने के लिए। मतलब आपने जेईई मेंस का पेपर दिया, कोई भी परसेंटेज है उससे कोई मतलब नहीं है आपका। दूसरा वाला पेपर दिया, रैंक आ गई, रैंक आने के बाद जब आप जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ये जो काउंसलिंग आपकी होती है नेशनलाइज काउंसलिंग इसको बोलते हैं, जोसा काउंसलिंग, सारे बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, बहुत सारे वीडियोस इस पे पड़े हुए हैं, जाकर के आप देख सकते हैं। तो जोसा की काउंसलिंग से जो आपको कॉलेज मिलेंगे, कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं, आईआईटीज मिलते हैं, एनआईटीज मिलते हैं, कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, किस तरीके से आपको वो कॉलेज मिलेंगे, वो सब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो बिगिनर हैं, जो 2024 में पहली बार परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, या जितने भी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पहली बार परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो 2024 की जेईई मेंस की एग्जाम में बैठने के लिए आपका 75, 65 केवल नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस के लिए कंपलसरी होगा। मतलब इसके अलावा जितने भी आपकी काउंसलिंग्स होती हैं, सारी काउंसलिंग्स की मैं आज बात करने वाला हूं। कौन कौन सी काउंसलिंग में अपनी जेईई मेंस की रैंक को यूज कर सकते हैं, परफेक्ट रोड मैप पे बात करने वाले हैं कि जेईई मेंस में अगर आपने 2022 में 12th किया है, 23 में किया है, या 24 में आप करने वाले हैं, 12th के एग्जाम में बैठने वाले हैं, परसेंटेज अगर आपका 75 नहीं है या टॉप 20 परसेंटाइल में आप नहीं आ रहे हैं, बोर्ड एक लिस्ट जारी करता है, वो लिस्ट आपको मिल जाएगी जेईई मेंस की वेबसाइट पे। आईआईटी के लिए आपको आईआईटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो जेईई एडवांस का वेबसाइट आपका होता है, उसमें आप देख सकते हैं कि आपके जो बोर्ड है, उस बोर्ड का जो टॉप 20 परसेंटाइल है, क्या आपके जो 12th के मार्क्स हैं, मतलब कि जो आपका 500 नंबर का 12th का पेपर हो रहा है, एग्रीगेट जो होता है, इसमें से मान लीजिए आपके 300 नंबर आ रहे हैं, या मान लीजिए आपके 300 से कम आ रहे हैं, जो भी आपका आ रहा है, वो आप अपनी टॉप 20 परसेंटाइल की उसमें एक टेबल आएगी, उसमें जाकर के टेबल में जाकर के आप देख सकते हैं क्या आप टॉप 20 परसेंटाइल में आ रहे हैं। अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आपका मैच कर रहा है 12th का मार्क्स, तो आपको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल फिर से रिपीट कर देता हूं, 75% का क्राइटेरिया, 65% का क्राइटेरिया एससी एसटी वाले बच्चों के लिए, फिजिकल हैंडीकैप के बच्चों के लिए एग्जाम में बैठने के लिए कंपलसरी नहीं है। हाँ, काउंसलिंग जब आपकी होगी तो नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज के लिए जरूरी होगा। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग कि कितने ऐसे आपकी जो काउंसलिंग्स होती हैं, कौन कौन सी, जहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शुरुआत से बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, A to Z जितनी भी आपकी चीजें होती हैं सबकी हम लोग बात करने वाले हैं। इस तरीके से आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, जेईई मेंस के अलावा और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म अभी आपके आएंगे, जैसे आपका वीआईटी वेल्लोर का फॉर्म आ गया। इसके अलावा आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस आपका क्या रहता है, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार साल 2024 में पेपर में बैठने जा रहे हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, जेईई मेंस के अलावा जो भी आप देना चाहते हैं, जैसे बिट सेट का होगा, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का होगा, उसके बाद एसआरएम है, उसके बाद कलिंगा है, उसके अलावा आपके बहुत सारे एमएससीटी है, डब्ल्यूबीजेई है, कॉमेट के है, इसके अलावा आपके बहुत सारे स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। इसके अलावा जो आपकी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं, जितने भी आप एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम हो, जैसे आपका जेईई मेंस है,
चाहे वो आपके स्टेट लेवल के हो, जैसे आपका MSCT है या WBJE है, कॉमेट के है, सबका प्रोसेस सेम रहता है। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन आएगा का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, किसके लिए? एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन चाहे वो जेई मेंस का हो, बिट्स प्लानी का हो, IIIT हैदराबाद का हो, WBJE का हो, MSCT का हो, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए आप देना चाहते हैं, ICAR एप्टीट्यूड टेस्ट होता है या फिर नाइसर होता है, कोई भी आप देना चाह रहे हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद आपका जो है इसमें पेमेंट करना होगा। देन उसके बाद आपका कोई गलती अगर आप कहीं पे कर देते हैं, कहीं पे कोई मिस्टेक अगर आपसे हो जाती है, तो एक करेक्शन विंडो ओपन होगा, वहां पे आप जाकर के अपनी गलती को सुधार सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड अगर आपने गलत कर दिया है, नहीं कर पाए समय रहते, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करेंगे। अब एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के बाद फिर आपका क्या होगा? फिर आपका रिजल्ट आएगा। अब जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, वो रिजल्ट आपका जेई मेंस का हो, MSCT का हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में पर्टिकुलर आप बैठने जा रहे हैं, पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं साल 2024 में, एप्लीकेशन रिजल्ट आने के बाद फिर आप क्या करेंगे? फिर से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। काफी सारे कॉलेज ऐसे हैं जो आपकी परसेंटाइल को कंसीडर करते हैं। जैसे जेई मेंस का मान लीजिए आपने पेपर 1 दे दिया, पेपर 1 देने के बाद मतलब जनवरी वाला फेज देने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में केवल आपकी परसेंटाइल डिक्लेयर होगी, केवल परसेंटाइल डिक्लेयर होगी। काफी सारे कॉलेज हैं जो परसेंटाइल के ब्याह पर भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म निकाल देंगे। रिजल्ट आने के बाद जब आपका रैंक आ जाएगा, रैंक आने के बाद आपको क्या करना होगा? एप्लीकेशन फॉर्म फिर से फिल करना पड़ेगा। अब फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा? डिफरेंट कॉलेजेस में जाकर के, डिफरेंट वेबसाइट पे जाकर के आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉलेज जेईई मेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर आपने कोई पर्टिकुलर एग्जाम दिया हुआ है, जैसे WBJE, MSCT, कॉमेट के या कलिंगा वगैरह कोई भी आपने दिया है, तो उनकी वेबसाइट पे जाकर के आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा काउंसलिंग के लिए। उसमें अपनी चॉइसेस भरनी होंगी। चॉइसेस भरने के बाद आपको क्या करना होगा? उसमें ब्रांचेस भरेंगे, कॉलेजेस भरेंगे। उसके बाद आपको होगा सीट अलॉटमेंट। अब ये सीट अलॉटमेंट सबका अलग अलग होता है। कहीं कहीं पे आपके 3 राउंड होंगे, कहीं कहीं पे आपके 5 राउंड होंगे, कहीं कहीं पे आपके 7 राउंड होंगे, कहीं कहीं पे आपका एक ही राउंड होता है, उसके बाद आपका स्पॉट राउंड होता है। इस तरीके से बाद में आपको क्या करना होगा? जब आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा, मान लीजिए आपने WBJE का पेपर दिया या जेईई मेंस का पेपर दिया, तो आपने कोई भी काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट किया है, मान लीजिए वहां पे आपको कोई एक सीट मिल गई, मान लीजिए WBJE का दिया हुआ है, वहां पे आपको जादवपुर मिल गया, या मान लीजिए आपने जेईई मेंस का दिया हुआ है, वहां पे कोई आपको GFTI मिल रहा है, NIT मिल रहा है, कुछ भी आपको मिल रहा है, तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये सीट मुझे लेनी है या नहीं लेनी है। इस तरीके से पूरा रोड मैप आपका काम करता है, जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं सभी के लिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सीट को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस में आपके 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे पहले फ्लोट, उसके बाद फ्रीज, उसके बाद स्लाइड। तो ये फ्लोट, फ्रीज, स्लाइड क्या होता है? ये काउंसलिंग के टाइम पे बहुत डिटेल में लाइव सेशन के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से हम लोग बच्चों को गाइड करने का प्रयास करते हैं कि सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो ये वाला होता है, रैंक निकालने के बाद कॉलेज को लेना और रैंक निकालने के बाद बेस्ट कॉलेज को ऑप्ट करना। इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। जो मिला हुआ ऑप्शन है वो बेटर है, या मैं अभी और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूं और वेट करूं तो मुझे इससे बेटर भी ऑप्शन क्या मिल सकता है? ये सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको लगातार लाइव सेशन वीडियो के माध्यम से आगे देते रहेंगे। आप चैनल पे लगातार एक्टिव बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को उसको शेयर करिए। अब जब आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी। मतलब आपने अगर सीट को एक्सेप्ट कर लिया है तो आप पर्टिकुलर मिले हुए संस्थान में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे और जो भी आपका रेस्ट अमाउंट फीस होगी वो आप उसमें जमा करेंगे और अपनी सीट को एक्सेप्ट फाइनली कर लेंगे। अब देख लेते हैं कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो ये हमारे गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम है। हालांकि वीडियो में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको कई बार कि कौन कौन से गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कौन कौन से प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। इसमें आपका जेईई मेंस के बारे में सारे बच्चों को पता है। फेज 1 होगा, फेज 2 होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपका जी एडवांस में आप बैठेंगे। इसमें आपके 2.5 लाख बच्चे लगभग क्वालिफाई किए जाएंगे एडवांस के लिए। अब यहाँ पे आपका CUT का एग्जाम होता है। इंडिया की जितने भी आपकी लगभग 44-45 के आसपास आपकी सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज हैं, इसके अलावा आपकी सेल्फ फाइनेंस डीम्ड और जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो कोर्सेज होते हैं उसमें BTech भी है, BSc भी है, BCom भी है। कई सारे कोर्सेज के लिए, काफी सारे कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। MSCT का एंट्रेंस एग्जाम होगा, महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए होता है। KCET, जितने भी ऐसे बच्चे कर्नाटका के हैं जो कर्नाटका डोमिसाइल होल्डर हैं जो KCET का एग्जाम देंगे, तो कर्नाटका के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, आपका MS रमैया है, RV है, VIT है, उसके बाद आपका जो है वहाँ पे दयानंद सागर है, जितने भी कॉलेज वहाँ पे आपके बने हुए हैं उन कॉलेज में आप कॉमेट के से भी जा सकते हैं और KCET से भी जा सकते हैं। KCET से जाने से फायदा ये होता है कि इससे आपकी फीस कम लगती है, वहाँ पे कॉमेट के से फीस थोड़ी ज्यादा लगती है। उसके बाद आपका WBJE है, उसके बाद आपका TMSET तेलंगाना के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके बाद QSET कोसी यूनिवर्सिटी करवाता है। IMU आपका इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी मरीन इंजीनियरिंग के लिए होता है। नेक्स्ट आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए होता है, नाइसर के लिए। उसके बाद ISI कोलकाता मैथमेटिक्स आपका BSTET और बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स के कोर्स करवाता है। UCET आपका डिजाइनिंग के लिए होता है, नाटा आर्किटेक्चर के लिए होता है, ये गुजरात के लिए होता है, उड़ीसा के लिए होता है और आपका तमिलनाडु का एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये आपके गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम है
धीरे धीरे इनके फॉर्म आते रहेंगे, हम आपको वीडियो के माध्यम से नोटिफाई करते रहेंगे किस तरीके से आपको इनके फॉर्म फिल करने हैं, कौन कौन से कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करने पे आपको मिलने वाले हैं, जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका कट ऑफ क्या रहता है, सारी चीजें हम आपको वीडियो के माध्यम से आगे बताते रहेंगे। ये हमारे प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम है। कौन कौन से हमारे प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं? प्राइवेट में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम हमारे होते हैं, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि हमें कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। वीआईटी का फॉर्म आपका आ चुका है, 4 कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, मतलब आपका वेल्लोर, चेन्नई, अमरावती और भोपाल। उसके बाद यूपीएस देहरादून आपका उत्तराखंड पावर एनर्जी साइंस का ये कॉलेज है, उत्तराखंड में बना हुआ, ये अपना एंट्रेंस एग्जाम अलग करवाता है। उसके बाद एसआरएम जेई 5 कैंपस के लिए होता है, मोदी नगर में है कैंपस, सोनीपत में है कैंपस, बड़ा पलानी में है, रामापुरम में है, और आपका मेन कैंपस केटीआर है। उसके बाद कलिंगा भुवनेश्वर हमारा एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, इसका मेन कैंपस कलिंगा में है। कॉमेड के एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कर्नाटका के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके लिए। ट्रिपल आईटी हैदराबाद अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है यूजीडब्ल्यू के नाम से। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आप जेईई मेंस से भी जा सकते हैं। आपकी जेईई मेंस का जो परसेंटाइल, अगर मान लीजिए आपका रैंक लगभग 10,000 के आसपास आ रहा है, 2 से 3,000 रैंक आ रहा है सीएस ब्रांच के लिए, और 5,000 के बाहर रैंक निकल रहा है, तो आप अपना ईसी ब्रांच के लिए यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप अलग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो 5 ईयर कोर्सेज के लिए, 5 ईयर बीटेक प्लस एमएस बाई रिसर्च कोर्स के लिए यहाँ पे 5 इनके डोमेन है, जिसमें ये बीटेक एमएस की डिग्री देते हैं, उसके लिए यूजीडब्ल्यू का एग्जाम होता है। तो ये एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आपके धीरे धीरे आते रहेंगे, हम आपको लगातार वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। बिट सेट एग्जाम आपका होता है, बहुत अच्छे लेवल पे होता है, प्लानी है, गोवा है, हैदराबाद है, दुबई है, और आपका मेन कैंपस जो है आपका प्लानी है इसमें। उसके बाद एलपीयू करवाता है, उसके बाद अमृता विद्यापीठ करवाता है, उसके बाद पीसेट आपका बैंगलोर करवाता है, मणिपाल एमईटी के नाम से करवाता है। उसके बाद शिक्षा अनुसंधान आपका एक बना हुआ कैंपस है, वो आपका एंट्रेंस एग्जाम करवाता है उड़ीसा के अंदर। भारतीय विद्यापीठ पुणे एंट्रेंस एग्जाम करवाएगा, सिम्बाइसिस सेट के नाम से होता है। और शिव नाडार यूनिवर्सिटी आपका, जो हमारे एचसीएल के फाउंडर हैं श्री शिव नाडार जी, उनके ये यूनिवर्सिटी है, वो ये एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, और बहुत अच्छा ये कैंपस है। ये जितने भी मेन एग्जाम होते हैं जिन पे बच्चों को फोकस करना चाहिए, अगर उनकी फैमिली का बजट अफोर्ड कर रहा है, 2 से 3 लाख 4 लाख तक बजट जा रहा है, तो आप प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम को भी ऑप्शन में रख सकते हैं। अब देख लेते हैं जेईई मेंस रोड मैप। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जेईई मेंस में पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जिन बच्चों ने 2022 में या 23 में दिया है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, उनको थोड़ा सा आइडिया रहता है कि किस तरीके से हमें अपनी परसेंटाइल, हमें अपनी रैंक को यूटिलाइज करना है और एक बेटर और ड्रीम कॉलेज तक हमको पहुंचना है। ये सारी बातें उन बच्चों को पता होती है, लेकिन जो बच्चे बिगिनर हैं उनको ये सब चीजें पता नहीं होती। जेईई मेंस में सबसे पहले आपका फेज 1 होगा, फेज 1 आपका जनवरी में, फेज 2 आपका अप्रैल में होगा। उसके बाद आपका जनवरी वाला जब पेपर हो जाएगा तो उसके बाद आपका परसेंटाइल डिक्लेयर होगा। क्या आएगा आपका परसेंटाइल? ये आपका फरवरी के पहले हफ्ते में आपका ये परसेंटाइल आ जाएगा। तो ये जो आपका परसेंटाइल आएगा, परसेंटाइल आने के बाद आपको ये नहीं समझ में आएगा कि भाई परसेंटाइल तो मेरा आ गया, पर मेरा रैंक क्या बनने वाला है। एक एक्सपेक्टेड आइडिया लग जाएगा पिछले साल के परसेंटाइल के हिसाब से, लेकिन रैंक उस समय आपको नहीं दी जाएगी। रैंक आपको तब दी जाएगी जब आपका अप्रैल वाला पेपर हो जाएगा। तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपकी जेईई मेंस की परसेंटाइल के ब्याह पर भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म निकाल देंगी कि भाई आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए, और वहाँ पे लिख भी देते हैं कि भाई इतने परसेंटाइल वाले बच्चे ही वहाँ पे भी आपको मतलब अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपका थापर वगैरह है जो परसेंटाइल को कंसिडर करते हैं। इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट में जो आपकी परसेंटाइल को कंसिडर करती हैं। तो आप चाहें तो जेईई मेंस के पहले अटेम्प्ट के बाद परसेंटाइल के ब्याह पर अपना जो है उन कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे क्वालिफाई होंगे, कितने बच्चे क्वालिफाई होंगे? 2.5 लाख। 2.5 लाख बच्चे जो क्वालिफाई किया जाएगा उसको जेईई एडवांस में बिठाया जाएगा, मतलब जेईई एडवांस में वो पार्टिसिपेट करेंगे। और जेईई एडवांस में लगभग 45-46 के आसपास 1000 बच्चा, मतलब लगभग 45,000 के आसपास बच्चा जो है यहाँ पे क्वालिफाई होगा। और इन बच्चों को मिलेगा आईआईटी, जिनका रैंक लगभग जो है 18-19,000 20,000 के आसपास होगा। लगभग आपका 15,000 तक रैंक आता है, तो आप जितने भी आईसीआर हैं उनके लिए अप्रोच कर सकते हैं। और आईआईटी के जो रेयर ब्रांचेस हैं, खड़गपुर है, बीएचयू है, या फिर जो नए वाले आईआईटीज में मैकेनिकल सिविल वगैरह है, ये आपको, या फिर बैचलर ऑफ साइंस वगैरह जो आईआईटी के अंदर चलते हैं, ये आराम से आपको 18-19-20,000 तक आराम से आपको मिल जाएंगे। तो ये रहा आपका जेईई मेंस का रोड मैप जो बच्चों को पता होना चाहिए। पिछले कुछ सालों का डेटा देख लेते हैं। 2019 से 2022, 2019 से 2022 में कितना बच्चा पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पे देखिए, रजिस्टर्ड कैंडिडेट और अपीयर्ड कैंडिडेट। जिस भी परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं, जिस भी एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, जिस भी लड़ाई में आप लड़ने जा रहे हैं, आप उसमें जो है कॉम्पिटिट करने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर कितने हैं। अगर आपको ये पता होगा कि कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कितने सारे आपके जो है वहाँ पे अगेंस्ट बच्चे लगे हुए हैं, तो आप उसी हिसाब से मेहनत करेंगे, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपने कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास फोन करते हैं, बच्चे ने एग्जाम दिया और एग्जाम में जो है इतनी रैंक आई है उसकी, और रैंक तो सर बहुत अच्छा है, क्या वहाँ पे काउंसलिंग करवाना चाहिए? तो उनको पता होना चाहिए कि कितने बच्चों में रैंक आई है। 20,000 बच्चा पेपर दे रहा है, या 2 लाख बच्चा पेपर दे रहा है, या 20 लाख बच्चा पेपर दे रहा है। तो इस तरीके से सीयूटी में लगभग 19-20 लाख बच्चा पेपर दिया था पिछले साल। तो यहाँ पे देखिए 2019 में लगभग 12,37,892 बच्चे रजिस्टर हुए थे, और 11,47,125 बच्चों ने अपीयर्ड किया था, मतलब एग्जाम में बैठे थे। 2020 में 11,74,000 बच्चे रजिस्टर हुए थे। 10,23,000, ये कोविड का टाइम था, 10,23,000 बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, मतलब अपीयर किया था एग्जाम। 2021 में 10,48,000 बच्चे रजिस्टर हुए थे, 9,39,000 बच्चे अपीयर हुए थे एग्जाम में फाइनल।
उसके बाद 2022 में 10,26,799 बच्चे रजिस्टर हुए थे और 9,05,590 बच्चे अपीयर हुए थे एग्जाम में। उसके बाद देखते हैं 2023 का डेटा, ये हमारी कैटेगरी वाइज है, मतलब ये हमारा मेल फीमेल का ट्रांसजेंडर का और ये हमारा अलग अलग है। देखिए तो यहाँ पे फीमेल का देखें तो 1,39,000 बच्चा रजिस्टर हुआ था 2023 में और 3,31,000 बच्चा मेल, ये जनरल की बात कर रहा हूं, 2 यहाँ पे हमारे ट्रांसजेंडर थे और उसके बाद टोटल हमारे 4,42,588 बच्चे रजिस्टर हुए थे 2023 में। ये 2023 के जेईई मेंस की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद 1,22,000 बच्चा जनरल ईडब्ल्यूएस, उसके बाद ओबीसी में देखिए 4,40,000 बच्चा रजिस्टर हुआ था, 1,13,000 एससी, 40,000 बच्चे लगभग जो है एसटी में, 3,189 बच्चे फिजिकल हैंडीकैप के लिए और टोटल हमारे 11,16,398 बच्चे हमारे रजिस्टर हुए थे 2023 के एग्जाम के लिए। अब देख लेते हैं 2023 के एग्जाम के लिए कितना बच्चा अपीयर होता है एग्जाम में। तो अपीयरिंग में देखिए जनरल कैटेगरी का 4,23,112 बच्चा अपीयर हुआ था और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखिए 1,20,495 बच्चे अपीयर हुए थे। ओबीसी कैटेगरी में 4,22,000 बच्चे अपीयर हुए थे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का देखिए जनरल का लगभग वो बराबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एससी के 1,06,335 बच्चे रजिस्टर हुए थे। एसटी कैटेगरी के 37,000 बच्चे लगभग अपीयर हुए थे और फिजिकल हैंडीकैप के हमारे 3,046 बच्चे अपीयर हुए। तो ये डेटा है 2019 से 23 तक का, किस तरीके से बच्चे रजिस्टर हुए हैं, कितने बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगभग इतने ही बच्चे आपके 2024 में भी अपीयर होने वाले हैं। तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना है कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, कितनी सीट्स आपके हिस्से में आने वाली हैं, कितना कंपटीशन रहता है, सारा बच्चों को पता होना चाहिए। अब देखते हैं जेईई मेंस 2024 के लिए सीट। आईआईटीज के अंदर हमारे इस समय 23 आईआईटी हैं, 17,385 सीट हैं। एनआईटीज के अंदर हमारे 32 एनआईटी हैं, 23,954 सीट हैं। उसके बाद ट्रिपल आईटीज में देखिए 26 ट्रिपल आईटी हैं, 7,746 सीट हैं। जीएफटीआई हमारे इसमें 39 हैं, इसमें हमारी 8,067 सीट है। टोटल जो हमारी सीट है वो 57,152 सीट है। ये 57,152 सीट जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ये जो आप सीट देख रहे हैं 57,152, ये 57,152 सीट जो हैं, अगर आपका 75% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, अगर आपका 75 का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है तो इन सीटों को लेने से आप वंचित रह जाएंगे, ये सीटें आपको नहीं मिलेंगी। बस इतना सा मतलब है कि भाई आप 75 को लेकर के अगर वरीड हैं, चिंतित हैं, जिनका पहले से 12th हो चुका है, अगर इंप्रूवमेंट वगैरह या दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं तो दे दीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा किए थे पिछले साल भी, इस साल भी कर रहे हैं। 57,152 सीटों में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन बाद में कुछ जीएफटीआई के अलग से फॉर्म आते हैं, उसमें आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। आप जोसा और सीसा की काउंसलिंग से यहाँ पे नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा जितनी भी काउंसलिंग की मैं अभी आगे बात करने वाला हूँ, जितनी भी काउंसलिंग की मैं आगे बात करूंगा, कहाँ पे आप अपनी जेईई मेंस के रैंक को यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, वो सब आपको कॉलेजेस मिलने वाले हैं। आपका परसेंटेज अगर 55 भी है चलेगा, 45 भी है कहीं पे तब भी चलेगा, 60 है तब भी चलेगा, 75 नहीं है कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ये यहां से हमारा आता है ऑल काउंसलिंग थ्रू जेईई मेंस। जेईई मेंस का आपने एग्जाम दे दिया, परसेंटाइल आ गया, रैंक आ गया, अब हम अपनी जेईई मेंस की रैंक को कहां किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा काउंसलिंग होता है जोसा। जोसा में कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद सीएसएवी, उसके बाद जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, जीजीएस आईपीयू दिल्ली के लिए, यूपी टेक यूपी के लिए, हरियाणा के लिए एचएसटीएस, उसके बाद एमपीडीटी, उसके बाद एकेटीयू यूकेटीयू उत्तराखंड के लिए, रीप राजस्थान, उसके बाद एमएससीटी, उसके बाद ओजीडब्ल्यू उड़ीसा के लिए। ये हमारे एंट्रेंस, ये हमारी काउंसलिंग होती हैं जो हमारी जेईई मेंस की रैंक के ब्याह पर हम वहां पे काउंसलिंग कर सकते हैं। जोसा काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे 23 आईआईटी हैं, 32 एनआईटी हैं, उसके बाद 26 ट्रिपल आईटी हैं, देन उसके बाद हमारे 39 हमारे जीएफटीआईज हैं। ये सारे कॉलेजेस हमको मिलेंगे जोसा काउंसलिंग से, जहां पे हमें 75 का क्राइटेरिया फुलफिल करके दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो इनमें से कोई भी कॉलेज आपको साल 2024 में नहीं मिलने वाला है। अब आगे बात करते हैं, अगर ये नहीं मिलेंगे तो फिर क्या मिलेगा। इसके बाद हमारी आती है स्टेट काउंसलिंग, इनको हम लोग बोलते हैं स्टेट काउंसलिंग। ये हमारे स्टेट काउंसलिंग बोर्ड है, लगभग 12 से 15 हमारे स्टेट हैं जिनको हम स्टेट काउंसलिंग बोर्ड बोलते हैं। स्टेट काउंसलिंग जो हमारे बोर्ड है, स्टेट काउंसलिंग जो बोर्ड है हमारे, इसमें हमारा नंबर 1 पे आता है जैक दिल्ली। जैक दिल्ली में जो पार्टिसिपेट करने वाले कॉलेज हैं वो हमारा एनएसयूटी है, डीटीयू है, ट्रिपल आईटी दिल्ली है, डीएसयू है, उसके बाद आईजीडीटीयू हमारा गर्ल्स के लिए है। देन उसके बाद हमारा आता है जैक चंडीगढ़, इसमें हमारे 4 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, यूआईटी चंडीगढ़, यूआईटी होशियारपुर, सीसीईटी और डॉक्टर एसएस भटनागर केमिकल के लिए है। देन हमारा आता है एमपीडीटी। एमपीडीटी में हमारे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें हमारा जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बाद एमआईटीएस ग्वालियर है, एसजीएसआईटी इंदौर है, इसके अलावा हमारे जो है एडिट कॉलेज हैं, उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज हैं, सेल्फ फाइनेंस की हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो डिफरेंट स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, सेल्फ फाइनेंस स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी 15% सीट के लिए आप यहाँ पे अपनी जेईई मेंस की रैंक के ब्याह पर अप्लाई कर सकते हैं और कॉलेजेस ले सकते हैं। मैक्सिमम स्टेट की काउंसलिंग में 55% जो है क्राइटेरिया मांगा जाता है, कहीं कहीं पे 60 है, 55 भी चल जाएगा आपका और कहीं कहीं पे 45-40 भी चल जाता है। ये हमारे प्राइवेट कॉलेज एमपी के।
देन इसके बाद हमारा यूपी टैग आता है। यूपी टैग में हमारा आईटी लखनऊ है, वीआईटी झांसी है, केनेडी सुल्तानपुर है, उसके बाद हमारा यूपीटीटीआई है, उसके बाद राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट में अजय कुमार गर्ग है, काइट है, एवीएस है, गलगोटिया है, जीएल बजाज है। देन उसके बाद हमारा आता है हरियाणा स्टेट टेक्निकल सोसाइटी, उसमें हमारा जो है वाईएमसीए फरीदाबाद है, गुरु जमनेश्वर है, उसके बाद दीन बंधु छोटू राम है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवीलाल है। इस टाइप के हमारे कॉलेज है हरियाणा के अंदर, जहां पे हम अपनी जेईई मेंस की रैंक को यूज करके होम स्टेट के हैं तो 85%, अदर स्टेट के हैं तो 15% सीटों पे हम यहाँ पे फाइट कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं और सीट को ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे यूकेटीयू उत्तराखंड में कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, जीवी पंत, केसी द्वारा इस टाइप के कॉलेज के बारे में पिछले वीडियो में कई बार बताया है। लेकिन ये कि ओवरव्यू है उन बच्चों के लिए, एक रोड मैप है उन बच्चों के लिए जो अपनी परसेंटाइल या अपना जो है 12th के परसेंटेज या और चीज़ों को लेकर के डाउट में है, वरीड है। उनका उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई अगर डाउट बचता है, ये पीडीएफ आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कोई और डाउट है तो आप फोन कॉल करके अपना समाधान ले सकते हैं। देन हमारी काउंसलिंग होती है जीजीएसआईपीयू। जीजीएसआईपीयू हमारी सबसे बड़ी काउंसलिंग मानी जाती है आफ्टर जोसा। जोसा के बाद जो काउंसलिंग होती है उसमें सबसे ज्यादा कॉलेज हमारे जीजीएसआईपीयू में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें हमारा महाराजा अग्रसेन है, सूरजमल है, यूएसआईसीटी है, भगवान परशुराम है, गुरु तेग बहादुर है, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता है। ये सभी कॉलेज हमारे दिल्ली के अंदर हैं, बहुत अच्छे प्लेसमेंट इनके रहते हैं और लगभग आपका मान के चलिए 85 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल या 75 परसेंटाइल तक भी अगर आपका जा रहा है इनमें से, इन सभी कॉलेजेस में दिल्ली के अंदर जो आपके जीजीएसआईपीयू कॉलेज हैं, आराम से आपको अच्छी ब्रांचेस मिलते हुए देखी गई हैं। पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, इस साल भी उम्मीद है मिल जाएंगे। उड़ीसा की हमारी काउंसलिंग होती है, यहाँ के कॉलेज हमें मिलते हैं जेईई मेंस से। उड़ीसा के अंदर जितने भी कॉलेज हैं हमारी कुछ सेपरेट काउंसलिंग होती हैं। सेपरेट काउंसलिंग का मतलब है ये हमें जोसा से नहीं मिलेंगे ये कॉलेज, या ना तो किसी स्टेट काउंसलिंग से मिलेंगे, ये अपनी काउंसलिंग अलग करवाते हैं। ट्रिपल आईटी हैदराबाद 4 ईयर कोर्सेज के लिए जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करता है। लगभग 5 से 10 हज़ार के बीच में रैंक है, अप्रोच कर सकते हो, 5 के बाद मिलेगा नहीं। ट्रिपल आईटी बेंगलोर 10 से 12 हज़ार रैंक में मिल जाता है, 5 ईयर कोर्सेज एमटेक करवाता है। एचबीटीयू कानपुर यूपी का कॉलेज है, 5% सीटें अदर स्टेट के लिए, ऑल इंडिया के लिए, और 95% सीटें यूपी के लिए। ये भी आपको जेईई मेंस की रैंक से, अगर सीएस ब्रांच लगभग 40,000, बाकी ब्रांचेस आपको लगभग 2-3 लाख तक मिल जाती हैं। धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारे धीरूभाई अंबानी में आईसीटी और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच के लिए फेमस कॉलेज है। ये भी हमको लगभग 20-25 हज़ार रैंक तक मिल जाएगा। उसके बाद लक्ष्मीनाथ मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, ये भी हमको आराम से मिल जाएगा, 25-30 हज़ार रैंक तक आराम से यहाँ पे अच्छी ब्रांचेस मिल जाती है। थापर यूनिवर्सिटी ये परसेंटाइल को भी एक्सेप्ट करता है, रैंक से भी मिल जाता है। निर्मा यूनिवर्सिटी, पीडीपीयू गांधीनगर, उसके बाद जेपी नोएडा, उसके बाद ट्रिपल एम यूटी गोरखपुर, गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा, आरजीपीआईटी रायबरेली, वीआईटी जयपुर, और इंडियन नेवी में भी हमारी एंट्री होती है। जेईई मेंस की रैंक से हम डायरेक्ट वहां पे जा सकते हैं। उसमें फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट हमारा नागपुर और आरआरयू गांधीनगर, ये हमारे कॉलेज हैं जो जेईई मेंस की रैंक से हमको मिल जाएंगे। मतलब कि जेईई मेंस की रैंक को ये एक्सेप्ट करते हैं। मतलब अगर आपने जेईई मेंस का पेपर दिया है तो आप उसकी रैंक को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। इनके आपको अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। जब भी इनके फॉर्म आएंगे वीडियोस के माध्यम से, कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको लगातार हम नोटिफिकेशन देते रहेंगे। ये हमारी होती है अदर काउंसलिंग। अदर काउंसलिंग में जितने भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम जो ओन होते हैं, मतलब जो हमारे खुद एंट्रेंस एग्जाम करवाती है यूनिवर्सिटी, जैसे आपका बिट्स प्लानी आपका एंट्रेंस एग्जाम करवाता है बिट्सेट के नाम से। अब जब काउंसलिंग होगी तो 4 कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे। एसआरएम जेईई 5 कॉलेजेस के लिए। नेक्स्ट हमारा काउंसलिंग होती है नाइसर के लिए और सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस बेसिक साइंस मुंबई के लिए। उसके बाद हमारा आईसी बेंगलोर काउंसलिंग करवाता है, जो कि जेईई एडवांस, जेईई मेंस और नीट तीनों की रैंक को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद हमारा एसएनयू शिवनारायण यूनिवर्सिटी अपनी अलग काउंसलिंग करवाता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। बीएम मुंजाल अलग करवाता है, एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। वीआईटी वेल्लोर एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, 4 कॉलेज के लिए काउंसलिंग होती है इसकी। उसके बाद कलिंगा का काउंसलिंग अलग होता है। आईसीआर की काउंसलिंग 2 तरह से होती है, एडवांस की रैंक से आप जा सकते हैं और इनका अपना आईसीआर का आईआईटी के नाम से एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। सीएमआई चेन्नई मैथमेटिक्स के लिए बीएससी करवाता है, अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। उसके बाद आईआईटी तिरुवनंतपुरम जेईई एडवांस की रैंक से मिलता है। इसरो में जाने के लिए गेट पास, सबसे बेहतरीन कॉलेज, सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज एरोस्पेस स्पेस साइंस के लिए। उसके बाद बीनेट यूनिवर्सिटी टाइम्स ऑफ इंडिया कैंपस है ये, इसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। पीसेट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें आपका शायद केसीईटी और कॉमर्स से भी हो जाता है। और लास्ट में मणिपाल यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। तो इसका उडुपी में, जयपुर में और बेंगलोर में इसके कैंपस हैं। तो ये एक रोड मैप है उन बच्चों के लिए, ये एक गाइडेंस है उन बच्चों के लिए जो साल 2024 में जेईई मेंस के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों में एक मोटिवेशन आएगा, उनको एक गाइडेंस मिलेगा और इस तरीके से वीडियो के माध्यम से लगातार साल 2024 के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको हम लगातार मोटिवेट और गाइड करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।